पूरी सिंहासन की दबे रहते मध्य प्रदेश के फंसे मऊ में एक बच्चे ने जन्म लिया। कोई होली नहीं बने, कोई शुभ दर्शन नहीं हुआ, कोई जाति पुरोहित नहीं आया ये कहने कि ये बालक विश्व महान होगा। इतिहास जानता है इस रात एक क्रांति दूत का जन्म हुआ जिसे आज सारी दुनिया डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर के नाम से जानती है। भीमराव की मां हिमालय बीमार रहती थी। पिता रामजी सेना में थे, अनुशासन में ढले हुए, पर गहरी पीड़ा से पकड़े। भीमराव के जन्म के कुछ ही वर्षों में माता का निधन हो गया। एक रात पिता पिता भीमराव घर के बाहर बैठे थे। आसमान में तारे भीमराव धीरे से पूछता है, वही जहाँ दर्द नहीं होता है। आने ना इधर आने ना। राम जी के लिए ये उत्तर आसान नहीं था। वे चुप रहे, फिर धीरे से बोले, सामने से दिख रहा है ना? ये सब दुनिया ने बनाया है, अब मानने नहीं। लोग मानते हैं कुछ लोग छूने से भी गंदे हो जाते हैं, पर याद रखना गंदगी शरीर में नहीं सोच में होती है। आ नहीं रहा साफ। तो मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया गलत है। तुम बिल्कुल गलत नहीं। एक दिन तुम भी बताओगे दुनिया को कि इंसान क्या होता है। भीमराव जब 8-9 साल के थे तब एक दिन स्कूल में सारी कक्षा खेल कर लौटी। सब बच्चे मटके से पानी पी रहे थे, पर भीमराव दूर खड़े थे, गला सूखा, कदम ठहरे थे। गुरुजी आए। भीम, तुम पानी से नहीं पीते? गुरुजी, मटके को हाथ नहीं लगा सकता, सबको अच्छा नहीं लगेगा। मोहन, बोतल से पानी डाल दे इसका, ऊपर से भीमराव नम आंखों से गुरुजी को देखते हैं। गुरुजी, क्या मैं अलग हूँ? गुरुजी नजरें चुरा लेते हैं। एक बार पिता सरकारी काम से दूर गांव जा रहे थे। भीमराव और उनके भाई भी साथ थे। ट्रेन रात को एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वहां से आगे जाने के लिए घोड़ा गाड़ी ही एकमात्र साधन था। पिता ने गाड़ीवान से कहा, भैया हम तीनों को आगे वाले गांव छोड़ दोगे? गाड़ीवान ने परिवार को देखा, उनकी जाति पहचान ली, मुंह बना के बोला, मेरी गाड़ी, तुम लोग बैठ जाओगे तो अपवित्र हो जाएगी। भीमराव ने पिता से पूछा, बाबा, हमारी
हमारे साथ ऐसा ही होगा हमेशा? नहीं बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुमसे रास्ता पूछेंगे, रास्ता रोकेंगे नहीं। ये रात भीमराव के दिल में छुप कर जम गई। एक शाम स्कूल से लौटते हुए भीमराव अकेले रास्ते पर चल रहे थे। आसमान में बादल थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। भीमराव एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बैग और किताबों को भीगने से बचाने लगे। वे आकाश की ओर देखते हैं। भगवान, अगर मैं इतना बुरा हूँ तो मुझे इतना सोचने की ताकत क्यों दी? अगर मैं छोटा हूँ तो मेरे सवाल इतने बड़े क्यों हैं? हवा में सिर्फ बारिश की आवाज थी। कोई जवाब नहीं आया, पर भीतर एक आवाज थी। मैं बदलूंगा, मैं बहुत कुछ बदलूंगा। और ये संकल्प आने वाले वर्षों की दिशा बन गया। भीमराव अब उम्र में आगे बढ़ रहे थे और उनके मन में बचपन की चोटें अभी भी अच्छी थी। वे जान चुके थे कि इस समाज के रास्ते सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं है और उनके लिए लगभग बंद। लेकिन उन्होंने वही किया जो कमजोर मनुष्य शायद सोच ही ना सके। उन्होंने लड़ाई का मैदान चुना। किताबें। इतना क्यों पढ़ते हो बेटा? बाकी बच्चे शाम को खेल रहे हैं। बाबा, मैं खेल सकता हूँ, पर खेल कर क्या मिलेगा? कहकर शायद मैं बदल सकता हूँ वो सब जो मुझे चोट देता है। भीम फिर किताबों में खो गया। भीमराव अब बॉम्बे, मुंबई में थे। स्कूल बंद था। बच्चे अधिक सब लगते थे, पर छुआछूत का दान यहाँ भी मौजूद था। एक बार विज्ञान का प्रदर्शन था। बच्चे प्रयोग कर रहे थे। भीमराव अपने ग्रुप के पास पहुंचे ही थे कि एक बच्चा चिल्लाया, अरे भीम मत छूना, हमारा सामान अपवित्र हो जाएगा। हाँ, इसे दूर रखो, ये अलग है। अलग? कैसे? क्या मेरे हाथ तुम्हारे हाथ जैसे नहीं? क्या मेरा खून लाल नहीं? बच्चे चुप हो गए। शिक्षक दूर से देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। भीमराव उस दिन घर लौटे तो उनके कपड़े तो सूखे थे और मन बिल्कुल भीगा हुआ था। पड़ोसी स्कूल में एक शिक्षक थे, कृष्ण काशीबाग। उन्होंने भीमराव को बुलाया। आज तुम्हारी आंखें बुझी नहीं क्यों? भीमराव ने पहले चुप्पी साधी, फिर टूट पड़े। गुरुजी, क्या मैं सच में अलग हूँ? क्या मैं मनुष्य नहीं? अगर मैं इतना बुरा हूँ तो फिर भगवान ने मुझे दिमाग क्यों दिया? कृष्ण काशीबाग हिल गए। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं, जो ये दुनिया नहीं देख पा रही है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा हुआ हम लोग तुम रुक बता गए। दो अपनी और याद रखो, अपनी चाहे कितनी भी रोकी जाए, चलने का रास्ता खुद बना लेंगे। लेकिन याद रखो, ज्वाला जहाँ सब कुछ स्वाह कर सकती है, वही रोशनी का स्रोत भी हो सकती है। तुमने ये चुना है कि अपने अंदर आग का तुम कैसे प्रयोग करोगे। ये वाक्य भीमराव की जीवन यात्रा का प्रारंभिक ईंधन बन गया। एक रात पिता ने देखा, भीम, सो क्यों नहीं जाते? बाबा, एक बात बताओ। हाँ बेटा, बताओ। सब कहते हैं कि समाज बदल नहीं सकता, पर बाबा,
मनुष्य अपने विचार बदल नहीं सकता? बेटा, अगर कोई बदल सकता है तो मैं बस यही विश्वास लेकर जीता हूँ। समय बीतता गया। भीमराव की पढ़ाई देखकर कई उच्च अधिकारियों का ध्यान उन पर गया। एक दिन घर में डाक आई। बेटा, तुम्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला है, अमेरिका में। बाबा, क्या मैं सच में जाऊं? हाँ बेटा, और जितनी चोटें तुम्हें मिली हैं उन सबको किताबों में दबा देना। भीमराव के जीवन की सबसे लंबी, सबसे चमकीली याद थी, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि उनका भविष्य कहीं दूर चमक रहा है। बड़े लोगों के लिए रोमांच होता है, पर छोटे लोगों के लिए डर। पर भीमराव के लिए ये दोनों ही नहीं था। अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही भीमराव को हवा भी अलग लगी। शायद आजादी ही थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोग अलग अलग रंग, भाषा और संस्कृति के थे, पर एक बात नहीं थी, किसी की आंखों में भीमराव के लिए घृणा नहीं थी। एक दिन विश्वविद्यालय के गेट पर एक गोरी महिला मदद के लिए आगे बढ़ी। Excuse me, sir, are you here? Need help finding the library? भीमराव एक क्षण के लिए चौंक गए। किसी अजनबी ने उन्हें सर कहा था। Yes, library. I want to go there. महिला मुस्कुराकर बोली। Follow me. एक प्रोफेसर दूर से देखते हुए बोले, You must be Mr. Ambedkar. I am not. Yes, sir. I am Ambedkar. From India. From India? I hear you have overcome many struggles to reach that. Struggle is the only thing I have known since childhood. प्रोफेसर उनकी आंखों में गहराई कर झांकते हैं। Then remember, this struggle shapes giants. भीमराव सुबह क्लास जाते, दोपहर लाइब्रेरी में, रात को अपने छोटे कमरे में किताबों से घिरे रहते। एक दिन उनके रूम में हंस कर कहा, Ambedkar, do you have sleep? Sleep belongs to people who don't have a war to fight. War? Which war? A war against ignorance. A war against injustice. रूममेट थम गया। वो नहीं जानता था कि ये दुआ बताती है कितनी सदियों के जख्म लेकर यहाँ पहुंचा है। विदेश में भीमराव को पहली बार महसूस हुआ कि स्वतंत्रता का सुख कैसा होता है। कोई ऊंच नीच नहीं पूछ रहा था। किसी की बोतल से पानी पी सकते थे, किसी के बगल में बैठ सकते थे, किसी के साथ खाना खा सकते थे। Your answer is sharper than most scholars have. Sir, pain sharpens the mind. कुछ वर्षों बाद भीमराव को उनकी डॉक्टरल थीसिस पर गोल्ड मेडल मिला। पुरस्कार समारोह में प्रोफेसर ने कहा, Mr. Ambedkar, you are not just brilliant, you are historic. अमेरिका के बाद वे इंग्लैंड में लंदन गए, जहां उनका संघर्ष दुगुना था। न नौकरी, न पैसा, न कोई सहारा। एक बार महीने भर वे सिर्फ
ब्रेड और चाय पर जिए। एक दोस्त ने पूछा, Ambedkar, why don't you take rest? Rest. People like me rest only after the world changes. भारतीय धरा पर लौटना अब अकेले नहीं, हथियार लेकर। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं लौट रहा हूँ, खाली हाथ नहीं। शिक्षा मेरा अस्त्र है, विचार मेरा वज्र है और सत्य मेरी धार। भीमराव ने धरती पर कदम रखा, मिट्टी को छुआ, हल्के से माथे से लगाया। यही मेरी जमीन है, यही मेरा रण क्षेत्र है। भीम, मेरा बेटा लौट आया। भीमराव झुककर पिता के पैर छूते हैं। बाबा, मैं खाली हाथ नहीं आया। अब मेरे पास शब्द है, विचार है, तर्क है, इतिहास है। अब मेरा बराबरी की होगी बाबा। राम जी की आंखें भर आती हैं। बस बेटा, अपना आपा मत खोना। तुम आप हो, और आप में अगर संयम हो तो सूरज बनती है। बाबा, मैं सूरज नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर कोने में एक छोटा सा दीपक जल सके। मुंबई की गलियों में जब डॉक्टर को भी छूने से डरते लोग, अब वे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। नाम के आगे डॉक्टर लग गया था, पर समाज की नजर में अभी भी वही पुरानी जाति। एक दिन वे किसी सरकारी दफ्तर में गए। फाइल में सुधार लिख रहे थे। क्लर्क ने नाम पढ़कर कहा, अम्बेडकर, आप वही हैं ना जो विदेश से पढ़ रहे हैं? जी, मैं आप उसी जाति के हैं ना? आपको किस जाति का सुधार चाहिए? मनुष्य का या किसी खास वर्ग का? क्लर्क अवाक रह गया, जुबान पर ताला। पहला भाषण जब शब्दों ने भीड़ में आग लगा दी। तुम लोग मुझे बाबा साहेब कहते हो, और जब तक तुम शिक्षा नहीं पाओगे, संगठित नहीं होगे, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तब तक मेरा नाम कुछ भी हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। याद रखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक युवक ने हाथ उठाया। बाबा, हम पढ़े कहाँ से? स्कूल में घुसने नहीं देते, कुओं से पानी भरने नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते। इसीलिए हम लड़ेंगे। जो दरवाजे बंद हैं, ये सामने खड़े होंगे। कदम से, तर्क से, तरीके से, मारपीट से नहीं, सोच से। इस सोच से भीड़ ने हलचल सी की, जैसे किसी ने सोए हुए शरीर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। इसमें गिर ना जाना। महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा महाड, वहां एक सार्वजनिक तालाब, चमकदार तालाब, नीची जाति के लोगों को उस पानी को छूने तक की मनाही थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने निश्चय किया, अब ये दीवान गिरेगी। उन्होंने पूरे इलाके में संदेश भिजवाया, महाड चलो। ये लड़ाई पानी की नहीं,
समता की है। तुम्हारे जाने के बाद अगर हम पर हमला हो गया तो हम पर जो होगा उसका इतिहास गवाह होगा। पर अगर आज हम खड़े न हुए तो आने वाली पीढ़ियां हम पर शर्मिंदा होंगी। हजारों लोग नारे लगाते हुए तालाब की ओर बढ़े। तालाब के पास ऊंची जाति के लोग रोष से भर उठे थे। कुछ ने पत्थर उठाए, कुछ ने गालियां दी। एक युवा दलित लड़की ने डरते हुए कहा, बाबा, क्या सच में हम पानी छू सकते हैं? अम्बेडकर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम इंसान हो, तुम्हारा अधिकार है। आज अगर तुम डर गए तो आने वाली तुम्हारी बेटियां भी डरेंगी। डर को यही तालाब में छोड़ दो। डॉक्टर आम्बेडकर आगे बढ़े। उन्होंने पानी की सतह पर नजर डाली, जैसे सदियों की परतें दिख रही। उन्होंने दोनों हथेलियों में पानी भरा, अपने मुंह तक ले गए और पी लिया। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। फिर एक साथ हजारों हाथ आगे बढ़े। सबने पानी को छुआ, अपने मुंह से लगाया और रो पड़े। तालाब से लौटते समय भीड़ पर पत्थर फेंके गए। कुछ घायल हुए, कुछ को गालियां दी गई। एक नौजवान गुस्से से भरकर बोला, बाबा, हम भी पत्थर उठा लेते हैं, हम भी मारते हैं इन्हें। नहीं, अगर तुमने पत्थर उठाए तो यह लड़ाई दो झगड़ालू जातियों की मानी जाएगी। और अगर तुमने रखा तो इतिहास कहेगा एक पक्ष इंसान था, दूसरा इंसान बना ही नहीं। युवक का गुस्सा आंखों से आंसू बनकर निकला। उसने पत्थर फेंक दिया, जमीन पर, दुश्मन पर नहीं। भाइयों और बहनों, आज तुमने पानी पीकर सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझाई, तुमने अपने आत्मसम्मान की शुरुआत की है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, किसी एक जाति से नहीं, हमारी लड़ाई उस सोच से है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानती। याद रखो, कानून बदले बिना समाज नहीं बदलता। हम लड़ेंगे कानून से, शिक्षा से और संगठन से। बाबा, क्या हम कभी सच में मिलकर हो पाएंगे? शायद हमारी जिंदगी में, पर तुम्हारी बेटियों की जिंदगी में जरूर। महान के बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने लेख लिखे, कानूनी दलीलें दी, समाज को झकझोरने वाले भाषण दिए। एक अदालत के बाहर एक साथी वकील ने तंज कसा, हमने कहा, तुम्हें क्या लगता है, काम सुनते समाज बदल जाएगा? कभी देखा है कलम के आगे तलवार कैसे झुकती है? वकील हंसा, पर इतिहास मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था ये वाक्य एक दिन सच होगा। सही जगह, उधर से गिर जाएगा बाबू, तू वहीं देख। पत्र पत्रिकाएं और विचारों की क्रांति। एक युवा पाठक ने उनके पत्र लिखा। आम्बेडकर ने पत्र पढ़कर धीरे से अपने आप से कहा, यही तो चाहता कि तुम सोचो, डरना छोड़ दो। समय के साथ दलित समुदाय ने
अम्बेडकर को अपना नेता मानना शुरू किया। एक छोटी सभा में कुछ बुजुर्ग आ गए। बाबा, आप हमारे नेता बने। मैं नेता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा प्रतिनिधि हूँ। और जब तक तुम खुद नहीं उठोगे तब तक मेरी आवाज अधूरी रहेगी। अम्बेडकर अब सिर्फ नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुके थे। जब राजनीति और दल आमने सामने हुए, साल था 1932। ब्रिटिश सरकार ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात रखी, जहां दलित लोग सिर्फ दलितों को वोट दे सके। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने यरवा जेल में अनशन शुरू कर दिया। देश तीव्र संकट में था। एक तरफ महात्मा गांधी की जीवन की बात, दूसरी ओर